आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत। यह हर्ष का विषय है कि हमारे बीच में कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता आदरणीय मनीष तिवारी जी आए हुए हैं। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से स्वागत करता हूँ। हमारे साथ उपस्थित आदरणीय राजकीय नेता जी, प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जी घनश्याम दास तिवारी जी, डॉक्टर राजेश गंगवानी जी, सौरभ कविता जी। मैं ज्यादा समय नहीं दे रहा, आदरणीय तिवारी जी से अनुरोध करूंगा कि सीधा आप माननीय हमारे मीडिया के प्रभारी शुक्ला जी, एआईसीसी में हमारी साथी राधिका खेड़ा जी, धनंजय जी, मंच पर विराजमान सारे महानुभाव और इस सभागृह में उपस्थित सारे पत्रकार साथियों, सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि इस चुनाव की गहमा गहमी में आप समय निकालकर यहाँ पर आए। पिछले 9.5 वर्ष में एनडीए भाजपा सरकार की तरफ से एक शब्द निरंतर और लगातार सुनने को मिलता रहा, मस्कुलर नेशनलिज्म, जिसका हिंदी में तर्जुमा होगा डोले वाला राष्ट्रवाद। मैं कोशिश कर रहा था कि कोई शब्द मिल जाए, पर दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जब परिस्थितियां जटिल हो जाती हैं तो ये मस्कुलर नेशनलिज्म कहीं पर दिखाई नहीं। आज एक छोटे से मुल्क कतर में भारत के 8 सेवानिवृत्त जो नौसेना के उच्च अधिकारी, उनको मौत की सजा सुना। उनके ऊपर क्या आरोप है, उनके ऊपर कहां पे मुकदमा चला, उस मुकदमे का फैसला कहां है, कुछ अता पता नहीं। और वो 8 सेवानिवृत्त अधिकारी नौसेना के, जिनको भारत ने कई बार सम्मान दिया, वो पिछले अगस्त 2022 से सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में थे और उसके बाद उनको मौत की सजा सुनाई। सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया है उनकी रिहाई की। इसके बावजूद कि निरंतर और लगातार ये बात सरकार के संज्ञान में लाई गई, पर एक छोटा सा मुल्क कतर, उसने ये एनडीए भाजपा सरकार की मस्कुलर नेशनलिज्म की हवा निकाल के रखी और उन लोगों की जिंदगी आज जोखिम में। इसी तरह से अप्रैल 2020 से चीन भारत की सरजमीन में घुसा। एक उच्च अधिकारी ने, जो लद्दाख की एसएसपी हुआ करती थी,
उन्होंने एक पेपर लिखकर ये बात कही कि पूर्वी लद्दाख में 56 ऐसे पेट्रोलिंग पॉइंट हैं जहां पे अप्रैल 2020 से पहले भारत की सेना गश्त लगाया करती थी। और आज उन 56 में से 26 ऐसी जगह है जहां पे भारत की सेना जा नहीं सकती। अब आप ये सोचेंगे कि इसका छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव से क्या लेना देना है। मैं किस संदर्भ और किस परिप्रेक्ष्य में ये बात करूं, वो संदर्भ और परिप्रेक्ष्य ये है कि विकास का काम तभी हो सकता है अगर प्रदेश में जो सुरक्षा का वातावरण है वो सुरक्षा का वातावरण एक सामान्य हो और अनुकूल। और इस संदर्भ में मैं आप लोगों को ये याद कराना चाहता हूं कि जब छत्तीसगढ़ राज्य बना था तो जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, नक्सलिज्म की, नक्सलवाद की समस्या थी वो सिर्फ 4 ब्लॉक तक सीमित थी। और जब भाजपा ने सरकार छोड़ी 2003 से लेकर 2018 तक उनका शासन रहा, ये समस्या छत्तीसगढ़ के 14 जिलों तक फैल चुकी। और जब से कांग्रेस की सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार ने मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने बहुत ही एक संजीदा तरीके से, बहुत ही विवेक का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसी रणनीति अपनाई जिसमें जो अंग्रेजी में कहते हैं सरकार की हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर का उत्कृष्ट सम्मिश्रण बनाकर इस समस्या के ऊपर उन्होंने काबू पाने की कोशिश की। और उसका नतीजा ये हुआ कि उन वर्षों के मुकाबले पिछले 5 वर्ष में जो नक्सली हिंसा की समस्या है उसकी वारदातों में 52% से ज्यादा कमी हुई। 314 जो स्कूल बंद हो गए थे नक्सल प्रभावित इलाकों में, वो स्कूल खोले गए। राशन कार्ड बहुत ही एक युद्ध स्तर पे बनाए गए और पीडीएस की दुकानें खोली गई। और उस सब का नतीजा ये हुआ कि आज कुछ 3 जिलों के कुछ इलाके हैं जहां पे नक्सलवादियों का आज भी प्रभाव। इसके साथ साथ एक राज्य के स्तर पे जो हमारी बहनों के खिलाफ हिंसा होती थी उसको ऊपर काबू पाने के लिए डेडिकेटेड विमेन पुलिस स्टेशन भी खोले गए। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी प्रदेश तभी विकास कर सकता है जब उसमें अमन और शांति हो, जो कानून की समस्या है, जो कानून की व्यवस्था है वो सामान्य हो और लोगों में जो एक डर और खौफ का वातावरण था वो डर और खौफ के वातावरण से निजात पाए। और इसलिए मैं आपके माध्यम से छत्तीसगढ़ के सब मतदाताओं को ये अपील करना चाहता हूं कि उन दिनों को याद कीजिए। वो भी दिन थे जब इसी प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का पूरा शीर्ष नेतृत्व चंद सेकंडों में ही नक्सलवादियों ने खत्म कर दिया था। वो भी दिन थे जब यहां भाजपा की सरकार थी कि बड़े बड़े नक्सली हमले हुए करते थे। और पिछले 5 वर्ष से
परिस्थितियां कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सामान्य हुई और इसलिए इस प्रदेश की अमन और शांति को बरकरार रखने के लिए, इस प्रदेश के सांप्रदायिक सौहार्द को बरकरार रखने के लिए कि जो नक्सलवाद की समस्या है वो दोबारा ना पनप पाए, ये बहुत जरूरी है कि छत्तीसगढ़ में दोबारा से कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए। आपके माध्यम से मैं छत्तीसगढ़ में जो दो चरण में चुनाव होने जा रहा है, मैं ये अपील करना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ के मतदाताओं को कि कांग्रेस पार्टी को एक बार दोबारा से मौका दें। धन्यवाद। द फ्लोर इज ऑल योर्स। वन बाय। कैन यू आइडेंटिफाई योरसेल्फ? सॉरी, आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत वो आपको लॉ सेटिंग है कैसे है 4 नंबर में इसके वो विदेशी कंसल्टेंट प्रोसेस से आ रहे हैं जो पर आरोप है वो जासूसी करते इजराइल। देखिए क्या आरोप है, क्या फैसला आया है, अभी तक इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं। ये सारी अटकलें, मैंने खुद इस मामले को संसद के अंदर और बाहर अगस्त 2022 से उठाया है। उनके परिवारजन भी मेरे संपर्क में थे और उन्हीं के कहने के ऊपर मैंने ये मामला उठाया। मैं केंद्र सरकार से ये मांग करना चाहता हूँ कि कतर की अदालत ने जो फैसला सुनाया है उस फैसले को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। दूसरा, केंद्र सरकार को, विदेश मंत्रालय को, विदेश मंत्री को यह बताना चाहिए कि अगस्त 2022 से लेकर जब उनको उठाया गया अंधेरी रात में और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया, अगस्त 2022 से लेकर अक्टूबर 2023 तक केंद्र सरकार ने उनकी रिहाई के लिए क्या कदम उठाए। और तीसरा, जहां तक मेरी जानकारी है, सब्जेक्ट टू करेक्शन, कि इस मामले में कुल 3 बार सुनवाई हुई। 3 सुनवाई में 8 लोगों को मौत की सजा। ये कैसे विश्व गुरु हैं हम? ये कैसी G20 की अध्यक्षता रही है कि हम अपने जो सेवानिवृत्त और डेकोरेटेड ऑफिसर्स हैं इंडियन नेवी के, उन लोगों को नहीं बचा पा रहे, उनकी सुरक्षा नहीं कर पा रहे। भारत का एक बहुत बड़ा डायस्पोरा है पूरी दुनिया में, भारतीय पूरे विश्व में फैले हुए। इस तरह का संदेश ये सरकार उनको भेज रही है कि अगर कोई मुसीबत आ जाए, उनके ऊपर अवैध तरीके से कोई मुकदमा बनाया जाए और इस तरह की कार्रवाई हो, तो भारत सरकार बिल्कुल सुन्न है, उनकी हिफाजत नहीं कर सकती। आज तक मुझे नहीं लगता कि भारत सरकार ने कतर के जो एम्बेसडर है भारत में, उनको बुला के एक प्रोटेस्ट नोट भी दिया हो कि आपने किस किस्म की अवैध कार्रवाई की है। तो किस किस्म का मस्कुलर नेशनलिज्म है? अगर वो मस्कुलर नेशनलिज्म भारतीयों की हिफाजत नहीं कर सकता तो वो किस काम का? देखिए, ऐसा है कि हर घटना, और जब भी ऐसी कोई घटना होती है तो उसकी तह तक जाने में, खासकर जब परिस्थितियां जटिल हों, तो समय जरूर लगता है। और इसलिए हर फौजदारी के मामले में बहुत ही जिम्मेवारी से कार्रवाई करने की जरूरत है। और मेरा ये मानना है कि जो हुआ उसको, उन लोगों को न्याय दिलवाने के लिए जो भी जरूरी है वो हमारी सरकार अवश्य करेगी। देखिए, ये बात तो जग जाहिर है कि सीबीआई, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर और इनकम टैक्स
एनडीए भाजपा सरकार के अग्रिम संगठन, उसके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये कोई निष्पक्ष जांच एजेंसियां नहीं है। और पिछले 9 वर्ष में जितने मुकदमे विपक्षी नेताओं पे बनाए गए पूरे भारत में, आज तक किस मामले में कन्विक्शन हुई? और अगर आप देखें, और मैंने लोकसभा में ये सवाल पूछा था कि वर्ष 2000 या 1999 से लेकर 2014 तक जितनी ईडी की रेड्स हुई हैं, उससे लगभग 600-700% ज्यादा पिछले 9.5 वर्ष में हुई। तो आप कोई जांच एजेंसी भेज दीजिए, किसी के भाई आप रेड करा दीजिए, साथ में केंद्र शासित जो सेंट्रल फोर्सेस है उनको भेज दीजिए, और उसका एंड रिजल्ट क्या है? पिछले 9.5 वर्ष में कौन सा ऐसा मामला है जिसको आप एक अदालत में प्रूव कर पाए? और भूपेश बघेल जी बहुत संजीदा आदमी है। अगर उन्होंने ये जो बात कही है किसी जानकारी के आधार पर कही होगी, और इसलिए चुनाव आयोग को इसको बहुत ही गंभीरता से लेने की जरूरत है। जब भी अब मैं छत्तीसगढ़ आया हूँ, अब किसी ने अगर प्यार से, सरकार से, आदर से मुझे कोई मोमेंटो दिया या मेरे गले में कुछ माला डाली, अभी जरूरी नहीं है कि हर चीज का मैं इस्तेमाल कर सकूं, पर किसी ने अपनी भावना से, अपने इमोशंस से, बहुत प्यार से, सत्कार से मुझे कोई चीज दी, तो क्या ये मेरा उत्तरदायित्व तो बनता है कि मैं उसको नीलाम करूं? कि मैंने स्वर्ण मंदिर की रेप्लिका की नीलामी का मामला इसलिए उठाया था, मैं लोकसभा में श्री आनंदपुर साहब का प्रतिनिधित्व करता हूँ। श्री आनंदपुर साहब वो पवित्र धरती है जहाँ पे 13 अप्रैल 1699 को श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने खालसा पंथ की स्थापना की। तो इसलिए स्वर्ण मंदिर, श्री हरमंदिर साहब हमारी भावनाओं से जुड़ा, और जिसने भी प्रधानमंत्री जी को वो दिया होगा बहुत ही आदर, सत्कार, सम्मान और भावनाओं के साथ दिया। तो प्रधानमंत्री जी को ऐसी चीजों का, और सिर्फ स्वर्ण मंदिर की बात नहीं है, बाकी प्रदेशों से भी लोगों ने जब प्रधानमंत्री जी जाते हैं बहुत सत्कार से चीजें दी होंगी, उसकी इस तरह से नीलामी करना मुझे तो बिल्कुल सही नहीं है। जहां तक रही राम मंदिर की बात, देखिए कांग्रेस पार्टी का शुरू से यही स्टैंड रहा कि जो भी फैसला उच्चतम न्यायालय करेगा हम उस फैसले के साथ। और जब उच्चतम न्यायालय का फैसला आया राम मंदिर के संबंध में, तो हमने उस चीज का स्वागत किया। आपने ये सवाल पूछा है कि क्या हम लोग उसमें शमूलियत करेंगे, क्या हम लोग उसमें जाएंगे? तो अंग्रेजी में ये कहावत है कि देयर इज दिस क्वेश्चन इज अबव माय पे ग्रेड। ये कांग्रेस पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, जब उनको कोई न्योता आएगा तो वो जरूर अपने विवेक से तय करेंगे, जो उचित है वो करेंगे। और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि चाहे श्री राम हो, चाहे और जितने धर्म हैं और जो लोग उनकी पूजा याचना करते हैं, कांग्रेस पार्टी की पंथ निरपेक्षता उन सबका बराबरी से आदर और सम्मान करती है। देखिए मैंने भारत की जो रक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियां हैं, उसके ऊपर एक पूरी किताब लिखी, और मेरा ये सदा से ये मानना रहा है कि किसी भी जटिल परिस्थिति का हल जो स्टेट की हार्ड पावर है और स्टेट की सॉफ्ट पावर, उन दोनों
का संतुलन बनाना, उसका इस्तेमाल करके ही उससे निजात पाया जा सकता। और इसीलिए मैंने भूपेश बघेल साहब की कांग्रेस सरकार की इसलिए प्रशंसा की क्योंकि पिछले 5 साल में जिस संजीदा तरीके से उन्होंने हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर का बहुत ही इंटेलिजेंटली इस्तेमाल किया है, उससे इस समस्या में बहुत कमी आई। 2018 में जो परिस्थितियां थी और 2023 में जो परिस्थितियां हैं वो बिल्कुल भिन्न है। और इसलिए ये जरूरी है कि जो प्रदेश की अमन और शांति है, जो लोगों की सुरक्षा है, जो लोगों के मन में भय और आतंक था, जिससे पिछले 5 साल में निजात पाया गया है, उसको बरकरार रखें। क्योंकि मैं तो पंजाब से आता हूँ, कांग्रेस पार्टी का उस समय भी राष्ट्रीय प्रवक्ता था, और पहले जो भी खबरें आती थी छत्तीसगढ़ से वो हिंसा से जुड़ी होती थी। जब भाजपा की सरकार, पिछले 5 वर्ष में जो भी खबरें छत्तीसगढ़ से आती है वो छत्तीसगढ़ के विकास, उसकी तरक्की, उसकी प्रॉस्पेरिटी, वो खबरें आती है। अब कल रात जब हम आए तो जिस होटल में मैं ठहरा हुआ था, उन्होंने मेरे को बताया कि जी हमारी 100% ऑक्यूपेंसी, राइट। और कल रात राधिका जी इस बात को जानते हैं, छत्तीसगढ़ रायपुर में किसी होटल में कमरा नहीं मिल रहा था। तो ये बहुत अच्छा साइन है कि लोगों का जो भरोसा है, लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो छत्तीसगढ़ में बढ़ा है। और जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जब भरोसा बढ़ता है तो निवेश होता है, और ये निवेश तभी होता है जब अमन और शांति प्रदेश की बरकरार है। तो इसलिए सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इज द फोरमोस्ट, और भूपेश बघेल जी की कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में ये सेफ्टी और सिक्योरिटी देने में कामयाब रही है। अगर केंद्र सरकार रोज ईडी, रोज इनकम टैक्स, रोज सीबीआई भेजकर प्रदेश सरकार को तंग न करती रहती तो पिछले 5 साल में जितना विकास हुआ है उससे कहीं अधिक विकास हुआ।